अध्याय 2। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते। अंकल सिंगर, मैं गंभीर हूँ। जोगो ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर बैंक हमारी मदद नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से 500,000 नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं 200,000 रुपए और उधार लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिता की प्रतिष्ठा और इतने सालों के प्रबंधन के साथ मैं निश्चित रूप से कुछ सालों में, नहीं, सिर्फ 1 साल में ब्याज सहित मूलधन चुकाने में सक्षम हो जाऊंगा। सिंगर आश्चर्य से इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कियाओगे ने उसकी ओर देखा और यह बच्चा उसे धमका रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह समझ में आया। अगर इसे नियमों के अनुसार लागू किया जाता है और गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति छीन ली जाती है तो बैंक को 500,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। उस समय क्या आप एक झुग्गी में रहने वाले परिवार से इतना पैसा वापस करने की उम्मीद कर सकते हैं? यह एक बुरा खाता बन जाता है। बैंकों के पास ऋणों पर मूल्यांकन होता है और वह एक क्रेडिट मैनेजर है, इसलिए वह यह अच्छी तरह से जानता है। पिछली बार जब आपके पिता इतने अधिक उधार लेने में सक्षम थे, वास्तव में यह कई वर्षों तक मेरी उनसे दोस्ती के कारण था। बेशक आपके पिता एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी प्रतिष्ठा है, यही वजह है कि मैं अधिक उधार लेने की हिम्मत करता हूँ। यह अफसोस की बात है कि वह बहुत आवेगी हैं। वह पहले ऐसे नहीं थे। सिंगर ने अभी भी जोगो के अनुरोध का सीधे जवाब नहीं दिया। वास्तव में भारत के आर्थिक सुधार 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए थे, लेकिन उनकी तीव्रता 1991 जितनी नहीं थी। पिछले साल निजी उद्यमों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई, विदेशी पूंजी और विदेशी उन्नत तकनीक को सख्ती से पेश किया गया और सार्वजनिक उद्यमों में सुधार किया गया। यह निजी उद्यमों को बढ़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। बैंक ऋण कुछ निजी कंपनियों की ओर झुकने लगे, लेकिन जो लोग बैंक ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वे अक्सर बड़ी निजी कंपनियां होती हैं। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के पास अभी भी बहुत कम संभावना है। पुराने गुप्ता की तरह यह ऋण क्रेडिट ऋण के बराबर है। आखिरकार संपार्श्विक का मूल्य ऋण राशि से बहुत कम है। मूल रूप से उनके जैसे छोटे कार्यशाला मालिक के लिए बैंक से क्रेडिट ऋण प्राप्त करना असंभव था। इसका मुख्य कारण सिंगर और उनके बीच का रिश्ता था। छोटे व्यवसाय जो ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वे आमतौर पर बड़ी निजी कंपनियों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि बड़े निजी उद्यम आसानी से बैंकों से कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं और फिर वे दूसरों को उच्च ब्याज दरों पर अतिरिक्त ऋण देते हैं। स्वाभाविक रूप से विभिन्न राजनीतिक और व्यावसायिक सांठगांठ है। भारत इस संबंध में अंधकारमय और जटिल है। उसी समय भारतीय सरकार ने छोटे व्यवसायों को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए जनता से सीधे धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कानून में संशोधन किया। यह लगभग धन उगाहना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अवैध है या नहीं। पिछली बार बैंक से कुछ पैसे उधार लेने के अलावा बूढ़े गुप्ता ने अपने आसपास के कई परिचितों से भी पैसे जुटाए थे। दिवालियापन के बाद इन लोगों ने पैसे उधार लेने के लिए पैसे जुटाए। बूढ़े गुप्ता ने ऋण पर चूक नहीं की। उसने कारें, सोने के गहने और घर में बिकने वाली हर चीज बेच दी। बैंक वास्तव में शक्तिहीन था। मेरे पिता अपने पूरे जीवन में सतर्क रहे हैं, लेकिन कियाओ जी को नहीं पता था कि इस सस्ते पिता के बारे में क्या कहना है। व्यवसाय के मामले में आपको लगता है कि आपके पिता किस तरह के व्यक्ति हैं? सिंगर ने इसके बारे में सोचने के बाद पूछा। जोगो ने कुछ देर तक सिंगर को देखा, फिर अपनी नजर हटा ली। वह शायद समझ गया था कि अगर उसका जवाब उसे संतुष्ट नहीं करता तो शायद उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सावधान रहो, मैंने अभी कहा। बेशक, यह कहने का एक अच्छा तरीका है। अगर यह अच्छा नहीं लगता है तो यह रूढ़िवादी, पारंपरिक, डरपोक और अदूरदर्शी है। कियाओगे ने उसके शब्दों पर विचार किया। झोगो पूरी तरह से बकवास नहीं कर रहा था। भारत एक बड़ा कपास उत्पादक देश है और इसका उत्पादन दुनिया में लगभग दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक कपास उत्पादन का 25% है। मुंबई भारत के सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में संबंधित कारखाने और उद्यम हैं। कपास और सूती वस्त्रों का निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। ओल्ड गुप्ता के नाम से 5 छोटी कार्यशालाएं हैं जो सभी सूती वस्त्र बनाती हैं, लेकिन किसी भी छोटी कार्यशाला में 7 से अधिक कर्मचारी नहीं हैं। अगर यह चीन में है तो इसे एक छोटी फैक्ट्री में मिलाया जा सकता है, लेकिन भारत में यह अलग है। भारत के श्रम कानून कर्मचारियों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं और किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भारतीय ट्रेड यूनियन है। भारत में ट्रेड यूनियन एक बहुत शक्तिशाली संगठन है जिसे नियोक्ताओं के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार है, जिसमें उच्च वेतन, बेहतर कार्य स्थितियों और बेहतर लाभों की मांग की जाती है। यदि वार्ता संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने में विफल रहती है तो ट्रेड यूनियन हड़ताल का आयोजन कर सकती है, जिससे नियोक्ता को भारी नुकसान होगा। भारतीय कानून में यह प्रावधान है कि 7 या उससे अधिक लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए छोटी कार्यशालाओं में कर्मचारियों की संख्या ज्यादातर 7 से अधिक नहीं होगी। इससे कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए हर किसी की अनिच्छा होती है। पुराना गुप्ता इसका एक उदाहरण है। इसे 5 छोटी कार्यशालाओं में विभाजित किया गया था। प्रत्येक छोटी कार्यशाला में कर्मचारियों की संख्या मानक से अधिक नहीं थी, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाना असंभव था। यह एक तरह की खामी है। यदि कंपनी बड़ी हो जाती है और उसके पास 100 से अधिक कर्मचारी होते हैं तो भले ही कर्मचारी गलतियां करें, उन्हें नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं है। बर्खास्तगी से पहले स्थानीय सरकार की सहमति लेनी होगी और सरकार अक्सर रोजगार और स्थिरता के लिए सहमत नहीं होगी। ऐसी खबर थी कि भारत में एक कर्मचारी सुबह 11 बजे के बाद भी कंपनी में सो रहा था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी कोई फायदा न होने पर बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया और फिर कर्मचारी ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। बाद में कोर्ट ने कर्मचारी की अपील पर सहमति जताते हुए फैक्ट्री को फिर से काम पर रखने के लिए मजबूर किया। 17 साल बाद फैक्ट्री ने सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसलिए कई थोड़ी बड़ी कंपनियों में वे कर्मचारियों की संख्या को 100 से कम पर नियंत्रित करेंगे ताकि कर्मचारियों को निकालना अपेक्षाकृत आसान हो। भारत का श्रम कानून कर्मचारियों के अनुकूल है, लेकिन यह उद्यमों पर बोझ है, जो उद्यमों को बड़ा होने और अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए अनिच्छुक बनाता है। यह एक विरोधाभास है। सिंगर थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा ऐसी बात कहेगा। यह पुराने गुप्ता के लिए पूरी तरह से नकारात्मक मूल्यांकन है। वह और क्यूओजी बहुत परिचित है। आखिरकार उन दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं और उनके बीच आमतौर पर संपर्क होते हैं। यह बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है और सभी ने कहा कि उसे भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्वीकृति दर भयावह रूप से कम है और यह दुनिया का सबसे कठिन विश्वविद्यालय है, यहाँ तक कि चीन के त्सिंगुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय से भी अधिक कठिन है। पॉलिटेक्निक से निकलने वाले लोग सबसे अच्छे होते हैं। भारत में एक कहावत है जो इस प्रकार है: जो लोग आईआईटी पास नहीं कर पाते वे एमआईटी में जाते हैं
यह वास्तव में भारतीयों का एक साल है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि आईआईटी वास्तव में बहुत अच्छा है। जब बूढ़े गुप्ता दंपत्ति ने जोगो के बारे में बात की तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। वे अपने बेटे से बहुत संतुष्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की ट्यूशन महंगी है, लेकिन यह इसके लायक भी है। इस उम्र का लड़का हमेशा थोड़ा विद्रोही होता है, सिंगर ने खुद से सोचा। यह उसकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण ही था कि उसने अपने पिता को ऐसा मूल्यांकन दिया। श्रम कानूनों और श्रमिक संघ की परेशानियों से बचने के लिए मेरे पिता के पास व्यवसाय का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अदूरदर्शी और रूढ़िवादी हैं। इस बार उन्होंने एक सफलता हासिल की, लेकिन दुर्भाग्य से वे तर्कहीन थे और थोड़े से पैसे के लालच में किसी और के झांसे में आ गए। जोगो ने आगे कहा, तो आपके पिता वास्तव में आपकी नज़र में बहुत अच्छे नहीं हैं, सिंगर ने कहा। नहीं, उनके पास अभी भी कई फायदे हैं, जैसे ईमानदारी, निष्ठा और कर्मचारियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना। मेरा मानना है कि अंकल सिंह यह जानते हैं। आंख बंद करके कमतर आके बिना बूढ़े गुप्ता को निश्चित रूप से लाभ है। उनकी कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन उनके साथियों की तुलना में लगभग 20% अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बूढ़ा गुप्ता दयालु है और उसने खुद इन छोटी कार्यशालाओं में अंशकालिक नौकरी के रूप में शुरुआत की थी, इसलिए वह कठिनाई को जानता है। खुद को विकसित करने के बाद भी उसने इन देर से आने वालों को तरजीह दी। अपने व्यापारिक साझेदारों के लिए बूढ़ा गुप्ता बहुत भरोसेमंद है, अपने काम में स्पष्ट है और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके पिता लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं और एक अच्छे इंसान है। सिंगर ने सहमति में अपना सिर हिलाया और जोगो का मूल्यांकन बिंदु पर था। यहाँ भारत में कुछ अंतर है। भारत में सिर हिलाने का मतलब नहीं और असहमति है, जबकि सिर हिलाने का मतलब हाँ और सहमत है। अगर तुम्हें 200,000 रुपए भी मिल जाएं, तो तुम क्या कर सकते हो? सिंगर ने पूछा जब उसने देखा कि जोगो चुप है। अभी निर्यात जारी रखो, जोगो ने तुरंत जवाब दिया। निर्यात? सूती कपड़ा निर्यात? सिंगर ने फिर पूछा। हाँ, मेरा मानना है कि 1 साल के भीतर ऋण चुकाया जा सकता है और अब स्टॉक करने के लिए जमा राशि कम है, जोगो ने कहा। जोगो को यकीन नहीं है कि वह 1 साल के भीतर ऋण चुका पाएगा या नहीं, लेकिन अब वह केवल सैटेलाइट को पहले वापस रख सकता है। परिवार में बहुत पैसे नहीं हैं। भारतीय मुद्रा रुपया 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है, इसलिए वे केवल पैसे उधार ले सकते हैं और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? पहले तुम मना नहीं कर सकते थे। अपने पिता की प्रतिष्ठा के साथ तुम थोड़ी जमा राशि के साथ माल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अब माल प्राप्त भी करते हो तो तुम शायद उसका निर्यात न कर पाओ। सिंगर ने आह भरी। जोगो को समझ में नहीं आया कि सिंह ने क्या कहा। उनके अनुसार सिंह सिर्फ 200,000 रुपए उधार न लेने का बहाना ढूंढ रहा था। इस समय मुंबई में स्थानीय समाचार प्रसारित करने वाले रेडियो से बंदरगाह के कर्मचारियों के हड़ताल प्रदर्शन के बारे में एक खबर आई। यह सुनकर सिंगर ने रेडियो की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने सुना? यह हड़ताल है। क्या तुम जानते हो कि हड़ताल क्यों है? जोगो ने तुरंत जवाब दिया, गोदी पर बहुत कम काम है, वे अपने परिवारों का भरण पोषण नहीं कर सकते। फिर क्यों जिए? क्या कमी है? सिंगर ने समझाया, स्वेज नहर अवरुद्ध है और मैंने सुना है कि प्रत्येक नाव को पहले की तुलना में 10 गुना अधिक समय लगता है और अब वहां अनगिनत नावें कतार में खड़ी हैं, लगभग 2 महीने। बंदरगाह पर अधिकांश माल यूरोप को बेचा जाता है। एक बार नहर अवरुद्ध हो जाने पर
जहाज का बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर यह अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के आसपास जाता है तो दूरी बहुत बढ़ जाएगी और माल ढुलाई भी बढ़ जाएगी। इसलिए कुछ सामान जो बहुत जरूरी नहीं है, जैसे कि कपास और सूती वस्त्रों के यूरोपीय पक्ष ने अस्थायी रूप से माल प्राप्त करना बंद कर दिया है, जिससे बंदरगाह पर माल पहाड़ों की तरह ढेर हो गया है और गोदाम भरे हुए हैं। ये श्रमिक बेरोजगार हैं। आपके पिता के पिछले ग्राहक सभी यूरोपीय थे, ऐसा लगता है कि वे ब्रिटिश हैं। भले ही आपने इस समय माल तैयार कर लिया हो, क्या आप उन्हें बेच सकते हैं? जोगो एक पल के लिए ठिठक गया। उसे वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था। इस तरह उसके लिए पैसे कमाने और अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए निर्यात करना असंभव है। भले ही चाचा सिंह और उसके पिता के बीच अच्छे संबंध हों, बिना किसी कारण के 200,000 रुपए उधार लेना असंभव है। कियाओ जी ने अपना मुंह खोला और इसके लिए लड़ना चाहा, लेकिन पाया कि वह दूसरे पक्ष को मनाने के लिए बहुत प्रभावी कारणों के साथ नहीं आ सकता है। मैंने लगभग एक रात विदेशी व्यापार निर्यात के बारे में सोचा और महसूस किया कि एक अच्छा मौका था। अप्रत्याशित रूप से स्वेज नहर के साथ एक समस्या थी जो उसकी उम्मीद से परे थी। इससे उसकी संभावित स्वसहायता योजना का पूरा दिवालियापन हो गया। भले ही आपके हाथ में 200,000 रुपए हों, आप क्या कर सकते हैं? जोगो ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। बहुत बड़ा झटका, खराब शुरुआत। तो आप कर्ज कैसे चुका सकते हैं? सिंगर बहुत देर तक आहें भरता रहा। मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते। जोगो अपने मन में सोचता रहा और वह अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। रेडियो प्रसारण अभी भी चल रहा था और जब उसने रेडियो देखा तो उसे अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। अंकल सिंगर, क्या मैंने कहा था कि मैं इसे अंग्रेजों को बेच दूंगा? वे झूठे हैं। जोगो हंसा। क्या मतलब है तुम्हारा? कियाओगे के शब्दों ने सिंगर को कुछ देर के लिए उलझन में डाल दिया। तो फिर तुम किसे बेच रहे हो? जहाज नहीं जा सकता। सभी जगहों पर स्वेज नहर से होकर नहीं जाना पड़ता, कियाओगे ने जवाब दिया। वास्तव में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पहले ही चीनियों से संपर्क कर लिया था। चीनी? सिंगर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा चौंक गया। क्या अंकल सिंह को नहीं पता? जोगो ने आश्चर्य से पूछा। वे 10 दिनों से ज्यादा समय से मुंबई में हैं। मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा देने की उम्मीद में आदान प्रदान के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। सिंगर ने कुछ देर सोचा। जोगो चीनियों के प्रति भारत के प्रतिरोध से अच्छी तरह वाकिफ है। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि अब संबंध थोड़े ठीक हो गए हैं, लेकिन भारतीय सरकार और लोग अभी भी शत्रुतापूर्ण हैं। आखिरकार भारत ने अचानक ही आक्रामक युद्ध को नई दिल्ली की रक्षा के लिए युद्ध में बदल दिया। उनमें से कुछ का अभी प्रसारण में उल्लेख किया गया था और उनमें से कुछ के बारे में खुद जोगो ने भी सोचा था। मुंबई सरकार चीनी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बारे में बहुत उत्साहित नहीं है और सहयोग केवल दिखावटी है, वास्तविक कार्रवाई के बिना। कुछ अधिकारियों ने कुछ स्थानीय कारखानों और उद्यमों को निजी तौर पर भी कहा कि वे चीनियों के साथ व्यापार न करें। कोई भी उनके साथ व्यापार नहीं करता है। क्या यह सिर्फ मेरा मौका नहीं है? जोगो ने कहा। ऊपर के लोग इच्छुक नहीं हैं। क्या आप समझते हैं? सिंगर ने भौहें सिकोड़ी। बेशक उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी पता थी। अंकल सिंह, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चीन का उल्लेख किया था, विशेष रूप से चीन के सुधार और खुलेपन के बाद तेजी से आर्थिक विकास।
जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था और उन्हें दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीन की यात्रा करने की उम्मीद थी। दोनों पक्षों के बीच संचार को बढ़ाएं। यह वही है जो क्योगे ने रेडियो पर समाचार सुनने के बाद मूल मालिक की स्मृति से खोजा था। उन्होंने उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार देखा था। भारत में कई समाचार पत्र हैं और उनकी भाषाएं भी विविध हैं। भारत की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं और कई राज्यों की अपनी स्थानीय आधिकारिक भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए, जोगो के गृहनगर गुजराती में गुजराती बोली जाती है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और आधिकारिक भाषा मराठी है। मूल संस्था के मालिक गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बहुत धारा प्रवाह और मानक है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पूरी अंग्रेजी शिक्षा शामिल नहीं है, इसलिए वर्तमान जोगो को भी ये 4 भाषाएं विरासत में मिली हैं। मूल चीनी के साथ यह किसी के शरीर में 5 भाषाओं के बराबर है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भास्कर डेली भारत का सबसे बड़ा प्रसार हिंदी भाषा का अखबार है और टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा प्रसार अंग्रेजी भाषा का अखबार है। प्रसार के मामले में भास्कर डेली टाइम्स ऑफ इंडिया से काफी बड़ा है। हालांकि स्थिति और प्रभाव के मामले में हिंदी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों और अंग्रेजी समाचार पत्रों के बीच एक निश्चित अंतर है और अंग्रेजी अभी भी मीडिया चर्चा में हावी है। भारतीय अभिजात वर्ग मूल रूप से अंग्रेजी बोल सकता है, इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पाठक भारत में मध्यम और उच्च वर्ग हैं और देश और विदेश में कुछ बड़े पुस्तकालय और सरकारी एजेंसियां भी 10 में से 10 इस अखबार की सदस्यता लेती हैं। फ्रेजर इंटरनेशनल स्कूल निश्चित रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया की सदस्यता लेता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। वास्तव में उन्होंने दिसंबर के 19 से 23, 1988 को चीन की आधिकारिक यात्रा की। यह 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली चीन यात्रा थी। यह चीन भारत संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक शत्रुता को समाप्त कर दिया और द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास की नींव रखी।